नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। सत्य बहुमत की राजनीति, जिसकी रोशनी सत्यदेव चौधरी जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सत्य बहुमत पार्टी के, चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, आज हमारे साथ है। अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अर्जुन जी हैं जो कि वकील हैं और सामाजिक विषयों पर राजनीतिक की समझ रखते हैं, हमारे साथ हैं। अर्जुन जी, आपका स्वागत है। विकास झा हैं जो कि एक राजनीतिक मामलों की समझ रखते हैं और शिक्षक भी हैं, शिक्षा देते हैं। आज उनसे हम राजनीति पर बात करेंगे। शुक्रिया विकास झा जी। और मेरे साथ विकास श्रीवास्तव जी हैं जो कि राजनीति पर बात रखते हैं, सामाजिक मुद्दों पर बात रखते हैं। विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और वशिष्ठ जी हैं जो कि सत्य बहुमत की विचारधारा को चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में जन जन तक पहुंचा रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे कि क्या लोगों का रुझान है। वशिष्ठ जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं उन सबको मेरा नमस्कार, जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं सबको मेरा नमस्कार। अभी हम एक डिस्कशन डिबेट करने जा रहे हैं आज की जो वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था है उस पे। और बहुत ही बड़ी विडंबना है कि पिछले 75 सालों से हमारी राजनीतिक व्यवस्था तो रही है ऐसी ही, और फिर भी समाज में जो है बुनियादी बदलाव जो आने चाहिए वो नहीं आया है। इन सारी मुद्दों पे हम अभी आपस में एक डिस्कशन करने जा रहे हैं, जहाँ यहाँ पे जो हमारे सामने भी बैठे हैं, जो दर्शक हैं, वो भी अपना राय दे सकते हैं, अगर चाहें बीच में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जो है दिन में, आज 3 दिसंबर का डेट है और 4 राज्यों के चुनाव के रिजल्ट आ गए हैं। तो हमारे बीच में अभी डिस्कशन हो रही थी कि कौन जीता कौन हारा। जब मैं बाहर भी बैठा हुआ था तो कोई बोल रहे थे बीजेपी जीत गई किसी राज्य में, कोई बोल रहा था कांग्रेस जीत गई किसी राज्य में। बट मेरा ये मानना है कि अभी तक इस देश की मतदाता जो है पिछले 75 सालों से हारती आई है और आज फिर से वो एक बार हार गई। ये गठबंधन की जो भ्रष्ट राजनीति है, इसकी वजह से आज मतदाता हार गए। मैं जानना चाहता हूं अर्जुन जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है आज के रिजल्ट के बारे में? देखिए, चुनाव तो हो ही रहे हैं, हर 5 साल में चुनाव हो रहे हैं और कोई ना कोई पार्टी जीतते हारते रहती है। सवाल ये है कि कोई भी पार्टी अगर जीत रही है तो क्या जनता की जो मूल समस्याएं हैं क्या वो दूर हो रही है? क्या आज देख लीजिए, गरीबी हमारे देश में कितना बढ़ते जा रही है। 5 किलो अनाज अगर एक परिवार में किसी को अगर दे रहे हैं तो क्या वो महीने भर में 5 किलो अनाज से खाना उसका चल जाएगा? और 5 किलो में तो ऊपर के जो अधिकारी हैं वही 1-2 किलो खा जाते हैं। तो जो व्यक्ति के पास उतना पहुंच भी नहीं रहा है, हम ये कह रहे हैं कि आप 5 किलो अनाज मत दो हमको, आप हमें रोजगार दीजिए, हम खुद खरीद के खा लेंगे। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा अर्जुन जी से। आपको रोजगार कोई क्यों देगा? आप खुद क्यों नहीं अपने लिए रोजगार ढूंढ सकते हैं? नहीं, देखिए, हर कोई अगर अपने लिए रोजगार ढूंढ ही लेता तो फिर हमें सरकार बनाने की भी क्या ज़रूरत है? क्यों हम सरकार बना रहे हैं? हाँ, वो तो पहले ऐसा होता ही था। हाँ, सब लोग स्वरोजगार खेती करते थे। 80-90% लोग खेतों पर आधारित थे। कहना है कि जो हमने एक लोकतंत्र स्वीकार किया हुआ है और चुनाव के माध्यम से हम सरकार बनाते हैं बहुमत से, तो पहले थोड़ा बहुमत को समझ लें। बहुमत चूँकि वोटों का बहुमत नहीं है, सांसदों का बहुमत है हमारे यहाँ। और इस चुनावी व्यवस्था में जहाँ सांसदों का बहुमत होगा वहाँ कोई ऐसी सही नीति नहीं बनेगी। अब रही बात कि भाई हम खुद नौकरी क्यों ढूंढ लें, तो सरकार सारा टैक्स का पैसा खुद लेगी, जितना रेवेन्यू आ रहा है, चाहे जीएसटी से चाहे इनकम टैक्स से, और नौकरी खुद ढूंढे हम। अब आप क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार ने कहा कि हम शिक्षा नहीं देंगे, हम सुरक्षा नहीं देंगे, हम स्वास्थ्य नहीं देंगे, नौकरी भी ढूंढ लो खुद। तो सरकार बंद किस लिए रही है, चुनाव हो किस लिए रहे हैं, इसका जवाब दीजिए आप हमें। और नौकरियां तो थी ना, नौकरियां तो देखिए, रेल के अंदर नौकरियां थी, वो नौकरी कहाँ चली गई? मिलिट्री के अंदर नौकरियां थी, वो नौकरियां क्यों खत्म कर दी? जी, मैं इस पे एक और कहना चाहूँगा। जो पारामिलिट्री की जो ट्रेनिंग चल रही है, क्या योजना आया था ये अग्निवीर 4 सालों से इन्होंने भर्ती नहीं की, तो फिर आपने क्यों नहीं की? क्या ये स्कीम लाने के लिए ही की थी? और जब स्कीम आपने लाया तो उसमें आप कह रहे हैं कि जो 16-17 साल के
स्टूडेंट है वो ज्वाइन करेंगे आर्मी, और 10 साल बाद जो है वो वहाँ से 5 साल। लेकिन मेरा एक सवाल है, एक सेकंड नहीं, मैं इस बहस को, मेरी बात को सुनो, बहस को सुनो भाई। जब अग्निवीर लागू कर दी गई, एक तो ये है कि हमारा जो सवाल है वो गठबंधन की राजनीति का विरोध करना है, उसका तरीका क्या है। अरे भाई जब चुनाव आ गए, नतीजे आ गए, वो कैसे भी आए, तो जीत तो गई बीजेपी। हाँ बिल्कुल। तो अग्निवीर की जो बात है, हम ये कहते हैं कि जो बुनियादी सवाल है, मैं हवा ठीक नहीं ले पा रहा हूँ, मैं पानी सही नहीं पी रहा हूँ, तो मैं ये क्या राजनीतिक व्यवस्था है? हाँ, मैं ये बात पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल, इस पे क्यों नहीं चुनाव होता? बिल्कुल, पिछले 75 सालों से जो राजनीतिक व्यवस्था है, रोजगार की समस्या, किसानों की समस्याएं तो पिछले 75 सालों से एग्जिस्ट कर ही रही है। तो इसके लिए क्या समाधान है, मैं ये जानना चाहता हूँ। आज भी कुछ 4 राज्यों में रिजल्ट्स आए हैं, तो इसको आप किस तरह से देखना चाह रहे हैं? क्या इससे भारत देश में कुछ बदलाव आ जाएगा, गरीबों का स्तर जो है वो ऊपर उठ जाएगा, या शिक्षा की का स्तर जो है वो ऊपर उठ जाएगा, या स्वास्थ्य का जो स्तर है वो ऊपर उठ जाएगा? चुनावें तो होते रहती है ना, इससे क्या बदलाव आता है? आज भी चुनाव के रिजल्ट्स आए, मैं नहीं मानता हूँ कि इससे कुछ बदलाव होगा। जी, मैं एक वो जो बात कहना चाह रहा था, अग्निवीर की जो बात मैं कर रहा था, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जीत रहे हैं या हार रहे हैं, जो भी है, आपने उन्हें रोजगार दिया, वो रिटायर होंगे तो उन्हें पेंशन नहीं मिलेगा। लेकिन आप अगर सांसद एक बार भी बन गए तो आपको लाइफ टाइम पेंशन मिलते रहेगा। दोबारा जीत गए, 3 बार जीत गए तो आपको 3 बार पेंशन मिलेगा। जो देखिए, चुनाव तो हो रहे हैं ना कोई जीत रहा है, हार रहा है। इतने सारे पैसे जो रेवेन्यू आ रहे हैं या इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा फंड आ रहा है, तो आप खर्च कहाँ कर रहे हैं? आप अगर काम कर ही रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं हम काम कर रहे हैं, तो इतना प्रचार प्रसार करने की क्या जरूरत है? एडवर्टाइजमेंट पे कितना करोड़ रुपया खर्च हो रहा है? जी ये बताओ, अरे भाई आप जो राजनीतिक व्यवस्था आज बन गई है, किसानों को सम्मान निधि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बेरोजगारियों को भत्ता मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे भाई आटे में नमक होने से आपका गुजारा होगा क्या? सशक्त कैसे बने, उसको रोजगार कैसे उपलब्ध कराएं? ये राजनीतिक व्यवस्था जब तक नहीं आएगी वो सत्य बहुमत से ही आएगी। देखिए, आपने अभी कहा कि हवा ठीक नहीं है और पानी ठीक नहीं है, तो नेताओं का हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था में जिस तरीके से चुनाव होते हैं और जो मुद्दे बनाए जाते हैं, मुद्दा बनाने का मुझे लगता है कि मीडिया का एक अच्छा रोल है, किसी चीज़ का नैरेटिव बनाना चुनाव के समय में। तो मैंने जो देखा अभी जो ये 5 राज्यों के चुनाव में, उसमें ज़्यादातर एक दूसरे के व्यक्तिगत आरोप के ऊपर बातें होती रहीं, आरोप प्रत्यारोप होता रहा, उसी को मुद्दा बनाया जाता था, लोगों को इधर से उधर उसी में गुमराह और भ्रमित किए जाना था। जो मूल मुद्दा था, जो अभी आप सवाल उठा रहे हैं, वो वाकई ये मुद्दा ना मीडिया ने उठाया, ना किसी पत्रकार ने उठाया, और ये सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का तो मिली भगत है। वो उनका काम ही है कि इधर से उधर बातों को घुमाते रहो, जिससे कि लोग असल मुद्दों पे ना उनको भटकाते रहो। तो ये जवाबदेही जिम्मेवारी अगर मान लीजिए नेताओं की नहीं है और मीडिया वालों की नहीं, तो फिर और किसकी बनती है जिम्मेवारी? बुद्धिजीवी भी कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई पक्ष लेकर के चुप हो जाते हैं वो। तो ये बात ज़रूर है कि एक बार तो कहीं ना कहीं इस ऐसे लोग जो समाज में अग्रणी हैं, बुद्धिजीवी जो कहे जाने वाले हैं, उनको इस पे बात रखनी चाहिए, इसको मेन स्ट्रीम में मुद्दा लाना चाहिए। और पॉलिटिकल पार्टी, क्या सभी पॉलिटिकल पार्टियाँ एक जैसी हो गई? अरे कोई तो है जो इस बात पे बात रखे कि भाई हमारा मेन मुद्दा क्या है। हाँ, तो मुद्दा जो है ना, इशू, ये इस मुद्दे पे चुनाव हमारे यहाँ नहीं होते हैं, और अगर होने भी चाहिए तो ये जो धनबली बाहुबली जैसे लोग हैं जो पैसों के दम पे गुमराह करते हैं, वो मुद्दा बनने नहीं देता और मीडिया उसका समर्थन करती है। यही बात विकास जी मैं अभी आपके सामने रखा था। तो मुझे किसी से रोजगार मांगने की क्या जरूरत है? ऐसी व्यवस्था क्यों ना हो जिसमें मैं जैसा रोजगार चाहूँ वैसा मिले। मैं रोजगार मांगने के लिए क्यों इतना प्रेरित हो रहा हूँ? मुझे तो पूरी व्यवस्था के ऊपर ही क्वेश्चन मार्क लगाना है ना, कि इतने सालों से रोजगार नहीं मिली, किसी को उसके हक का नहीं मिला, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो मैं मानता हूँ राजनीतिक व्यवस्था ही जिम्मेदार है। ये भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था जो है, मेरा क्वेश्चन तो अभी भी जायज़ है कि मैं किसी से रोजगार क्यों मांगूं? उन्हें मुझे घर आकर के देना चाहिए कि आप इस व्यवस्था के सिस्टम हो, आप इस देश के मतदाता हो, आप जब तक नहीं हो तब तक हम नहीं हैं। यहाँ पे क्या है, मतदाता तो कुछ है ही नहीं, मतदाता की तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं बची। ये जो कुछ गिने चुने लोग हैं जो सत्ता में बैठे हुए होते हैं, इन्हीं की चलती है। ये जिस तरह से चाहेंगे उतनी वैकेंसी तो फिक्स हैं वो लोग। उन लोगों के अंदर नए आदमी को एंटर करना असंभव काम है। इनका ऐसा एकाधिकार है कि ये काम हो ही नहीं सकता।
आप अपनी कुछ प्रतिक्रिया दीजिए। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो आप कह रहे हैं कि समाधान इसका क्या है। देखिए, गठबंधन की राजनीति अगर बनती रहेगी कि आप सांसद जोड़ के सरकार बना लिए, देखिए ये कुल लड़ाई जो है केवल सत्ता की है। सत्ता के लिए लोग लड़े जा रहे हैं कि हमें सरकार बनानी है, सरकार बनानी है। सरकार बना करके आप कर क्या रहे हैं? सरकार क्यों बनाई गई? कि आप देखिए, हम कह रहे हैं डेमोक्रेटिक स्टेट है, यहाँ पे क्या लोगों का कोई कहना है, उनका कोई अधिकार अगर है तो उसकी क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है कहने के लिए कि डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी है। आधारभूत अगर अगर एक सेकेंड, अगर जो है चुनाव जो हो रही है, हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ लगभग हो गई है। उसमें से वोटिंग कितने देते हैं? 94 करोड़ लोग वोटर लिस्ट में है, वोटर हैं। ठीक है, वोटिंग जो है वो 60 करोड़ ही होती है। और सत्ता में बैठने वाले लोग जो है मात्र जो है 16 करोड़ जीते हुए, हाँ, और 22 करोड़ टोटल। तो इतने में ही अगर वो सरकार बना ले रहे तो कहाँ पे है डेमोक्रेसी? नहीं है ना। और जो ये गठबंधन की जो राजनीति है, ये कहीं ना कहीं हॉर्स ट्रेडिंग, करप्शन का एक बढ़ावा करता है। लोगों की समस्याएं दूर नहीं हो रही है, और ये लोग ना ही कोई जिम्मेदारी ले रहे हैं। कोई भी कैंडिडेट जो है अपने कंस्टिट्यूएंसी की, क्या वो जिम्मेदारी ले रहा है? ना ही वो रिस्पॉन्सिबल है, ना ही वो अकाउंटेबल है। केवल सत्ता की लड़ाई है। तो देखिए, सांसद को तो बोलने ही नहीं दिया जाता ना जी। वो तो गुलाम की तरह है। अगर वो कुछ करना भी चाहे, लेना भी चाहे जिम्मेवारी, तो उसको तो हमारी राजनीतिक व्यवस्था ऐसी है कि वो विप के अंदर, दल बदल कानून के अंदर बांध दिया उसको। हाँ। अगर आप कुछ भी बोलोगे, कुछ भी करने की कोशिश करोगे, तो आपको हटा दिया जाएगा, सांसदी से ही खत्म कर दिया जाएगा। फ्रीडम है ही नहीं। हालत तो ये है, उसको कोई फ्रीडम नहीं है, कोई आज़ादी है ही नहीं बोलने की। जी, मैं इसमें एक चीज़ कहना चाहूँगा। इलेक्शन में कॉन्स्टिट्यूशन में जो है 10th शेड्यूल में बदलाव किया गया। पहले थी कि कोई भी पार्टी छोड़ के जा सकता था, कोई कैंडिडेट छोड़ के जा सकता था, और वो अपना अगर कुछ करना चाह रहे हैं तो कर सकता था। व्हीप सिस्टम में ये किया गया कि 2/3 अगर आप मर्ज होंगे या स्प्लिट या मर्ज, दो चीजें हैं, तो तभी जो है उसको वैलिड माना जाएगा। एक कैंडिडेट छोड़ के जा भी नहीं सकता है, और पार्टी लाइन के बाद के अलावे आप बोल भी नहीं सकते हैं। बोल नहीं सकते। पार्लियामेंट में इतने सारे, अब किसान बिल को ही ले लीजिए। किसान बिल आया, मैं पूरा प्रोविजन उसको पढ़ा हूँ, उसमें कहीं पे भी ना मंडी की बात की गई है, ना एमएसपी फिक्स करने की बात की गई है, और हम कह रहे हैं कि किसानों की समस्याएं दूर कर देंगे। कैसे कर देंगे? और जब बने थे तो भी ऐतिहासिक थे, हाँ, वो कानून, और जब वो खत्म कर दिए गए एक ही नेता के द्वारा, तो भी ऐतिहासिक थे। किसी भी 303 सांसदों ने, उनके प्रतिनिधियों ने, किसी ने भी कोई सवाल नहीं उठाया, कोई आवाज नहीं उठाई। जी, देखिए, इस पर तो समस्या का समाधान तो हो सकता है। देखिए, अभी किसान बिल की भी जो बात हो रही है ना, मैं यही कहना चाहूँगा, इसमें भी गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति जो है वही इसके लिए जिम्मेदार है। किसानों को के लिए कानून बनाना और किसानों को उनके लिए हक के लिए खड़ा होना, ये लोकतंत्र के ऊपर एक कलंक है, काला धब्बा है। देश में ऐसी राजनीतिक व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें किसानों को खुद ही उनका हक मिल जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। उनको कुछ मांगने की जरूरत क्यों है? मिल जाना चाहिए। बेरोजगार भी क्यों रहे, बीमार भी क्यों रहे, कोई क्यों प्रोटेस्ट करेगा? ऐसी राजनीतिक व्यवस्था क्यों नहीं है कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं वो अच्छा सोचे और हमारे लिए पहले से ही अच्छा करे? हमें कुछ मांगने की जरूरत क्यों पड़ेगी? तो हमारे पास है ना सत्य बहुमत। जब हम सही राजनीतिक व्यवस्था की बात जब करते हैं तो वो है सत्य बहुमत, क्योंकि वोटों की राजनीति की यहाँ बात जो होती है वो सिर्फ सत्य बहुमत में ही होती है। और इतने 75 सालों से जो अभी जो चले आ रहा है, अभी 4 राज्यों का जो परिणाम आया, रिजल्ट आया, उस पर हम लोग डिस्कशन जो कर रहे हैं, इसका भी परिणाम 0 ही है। इसका भी परिणाम 0 ही है। क्योंकि चुनाव करवाया क्यों था? क्योंकि ये तो सत्ता के लोभी हैं, इनको तो सिर्फ सत्ता में बने रहना है, और एक नैरेटिव बना दिया गया है। 30 साल तक एक ही पार्टी ने, एक ही नेता ने सत्ता में रहना है, तो फिर चुनाव करवाने की आवश्यकता ही नहीं है। ये तो मतदाता को गुमराह कर रहे हैं ना। हाँ। ये तो मतदाता को गुमराह कर रहे हैं। और इसके लिए आज हमारे सोचने की विचार है कि जब हमारे पास विकल्प है तो हम उस पर क्यों नहीं चर्चा करते हैं? जब इतना अच्छी सत्य बहुमत पार्टी है जो कि गठबंधन मुक्त राजनीति की बात करती है, जो कि वोटों की राजनीति की बात करती है, जिससे कि वोटर ताकतवर होगा, सच्चे लोकतंत्र की बात करती है, तो हम क्यों नहीं इस पर चर्चा करेंगे? और ये ही जो है
देश में नया बदलाव आएगा। और जो बात चल रही है कि हमारे अंदर जब हम किसी से नौकरी मांग रहे हैं, जब सत्य बहुमत आ जाएगा तो ऑक्सीजन, हर चीज़ सुविधाएं मिलेगी, 5 किलो अनाज की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। क्योंकि जब वोटर ताकतवर होगा तो अपने हिसाब से कानून भी बनेगा और हर एक कैंपेनिंग, जिस एरिया से सत्य बहुमत पार्टी का उम्मीदवार अगर कोई भी जीतता है तो 100% मतदाताओं को ये सशक्त किया जाता है कि उसके हर तरह के जो भी कानून बनाए जाएंगे वो सामाजिक दायरे में रहकर ही काम किया जाएगा, मतदाताओं के हक के लिए काम किया जाएगा। और इस पर डिस्कशन होनी भी चाहिए, क्योंकि सिर्फ जुमलेबाजी करके चुनाव लड़ना, आजकल देखिए स्ट्रीम मीडिया लाया जाएगा वशिष्ठ जी। हाँ। सत्य बहुमत कैसे लाया जाएगा? सत्य बहुमत ये जब तक चर्चा होगी, जब तक लोगों के बीच विचार ये रखा जाएगा, लोग इसके समझे, अपनी सोच बदलनी होगी, अपनी सोच बदलनी होगी। लेकिन अब सोच बदलनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम इतने 75 साल से देखते आ रहे हैं कि एक ही चीज़ को बार बार रिव्यू कर रहे हैं, उसे कुछ फ़ायदा ही नहीं मिल रहा है, हमारी समस्याएं जटिल और प्रतिदिन होती जा रही है, तो क्या हम एक चांस नहीं दे सकते हैं? क्या एक संसदीय क्षेत्र को हम नहीं जिता सकते हैं? जब इतनी बड़ी एक संसदीय क्षेत्र में जिताने से क्या सत्य बहुमत पार्टी को अगर एक संसदीय क्षेत्र में अगर जिता देने से अगर हमारे देश में एक नई क्रांतिकारी का अगर इति हो रहा है, बदलाव हो रहा है, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य की बात है। और तब हम जानेंगे कि ये हमारी गुलामी की जो जंजीर है एक नई किरण लेके आ रही है, और तब हम तोड़ेंगे। जी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। देखिए, ये तो लोगों को ही समझना होगा ना। आप कह रहे हैं कि उस पार्टी को हम वोट दे के दे दिए, नहीं बदलाव हुआ, दूसरी पार्टी को देख के देख लिए, नहीं बदलाव हुआ, ये भी पार्टी वैसे ही होगी। अरे भाई, आप एक बार देख के देखो तो सही, बदलाव हो रही है कि नहीं। देखिए, जब तक हम, ये बहुत एक अच्छा विचारधारा है सत्य बहुमत की, कि हम गठबंधन की राजनीति को ख़त्म कर रहे हैं, हम जनता को सशक्त बना रहे हैं, ये बात बहुत ही मुझे प्रभावित किया। ठीक है, और कानूनी तौर पे भी मैंने इस चीज़ को समझा, गहन अध्ययन किया इस पे, तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा एक सोच है कि लोकतंत्र में, जब हम कहते हैं लोकतंत्र क्या है, अब अब्राहम लिंकन का जो डेफिनीशन है कि लोकतंत्र जो है लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों का है। तो ये लोगों का कब होगा? जब लोगों के वोटों का एक महत्व होगा, जब लोगों की सरकार होगी, लोगों की बात होगी, उनके समस्याओं पे बात होगी। तो ये तो हो नहीं रहा है, लोगों की समस्याएं वहीं के वहीं हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, हमें इस राजनीतिक व्यवस्था को बदलने की ज़रूरत है। ठीक है, और सत्य बहुमत एक बहुत ही अच्छा विचारधारा है, और लोगों के वोटों से ही इस राजनीति हाँ, में तो अर्जुन जी जो लोग वोट नहीं डालते हैं ना, उससे ये नेता लोग ज़्यादा खुश हैं जी। इनको ज़्यादा वोटिंग नहीं करवानी, ये तो अपने आप हो जाती है ज़्यादा वोटिंग। अब हो जाती है तो हो जाती है। जब एक सांसद या एक विधायक, मान लो 1 वोट से या 100 वोटों से जीत गया तो भी विधायक बन गया या सांसद बन गया, और जो सांसद या विधायक 1 लाख वोटों से जीता, या सांसद मान लो 5 लाख वोटों से जीता, वो भी जीतने के बाद में एक सांसद बन गया, एक विधायक बना। जी जी, 1 लाख वोट लेके एक विधायक बन गया, वोटों की अहमियत रही नहीं। और वो जब जीतने के बाद में सारे एक समान हैं, उसका कोई महत्व बना ही नहीं। ज़्यादा वोटों से लेके जीता तो उसने अच्छा काम किया होगा, अच्छी नीति बनाई होगी, लोगों के बीच में अच्छा काम किया होगा, तभी तो वो अच्छा ज़्यादा वोट लेके जीता ना। लेकिन ज़्यादा वोट लेके जीतने के बाद में उसका महत्व क्या हुआ? महत्व तो 0 है। जी बिल्कुल। इसीलिए यहाँ पर वोटों का महत्व नहीं है इस गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति के अंदर। और जब तक आप वोटों के बहुमत से, ज़्यादा वोटों के बहुमत से, हम तो कह रहे हैं हारे हुए उम्मीदवार हैं, उन्होंने जितने भी वोट लिए वो भी आपकी पार्टी के अंदर इकट्ठे किए जाएंगे, जोड़े जाएंगे। और अगर आपके वोट सबसे ज़्यादा हैं तो जी आप सरकार बनाइए। आप हम बहुमत, उसका माने इसका लिए इसका हम एक स्पेसिफिक कानून बना देंगे। देखिए, सत्य बहुमत पार्टी सरकार बनने के बाद में इसका एक कानून बना देगी। जी 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 जी, जो आज के दिन नहीं है। आज के दिन बहुमत का कोई परिभाषा नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई संविधान नहीं है, कोई एक्ट नहीं है कहीं पर भी। जी जी बिल्कुल। ऐसे लोगों को, गरीबों को, मतदाताओं को मूर्ख बना के, बहला चुपला के, ऐसे ही बस कोई किसी को शराब दे के, किसी को पैसा दे के, किसी को कोई 1000 रुपये दे के, किसी को 200 रुपये दे के, और आपको मूर्ख बना के वोट ले लिए जाते हैं। वोटों का एक नाटक किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये तो सर मैं कहना चाहता हूँ कि ये इसलिए किया गया है ना
ताकि हम तो एक विधायक को खरीद सकते हैं, एक सांसद को खरीद सकते हैं, लेकिन जब वोट परसेंट से जब सरकार बनेगी तब तो हम पूरी जनता को खरीद नहीं सकते हैं ना। ये तो चाल है, ये तो सबसे बड़ी चाल है। भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगी तो देश तरक्की करने लगेगा। तो फिर लोग जो विदेश जो भाग रहे हैं, जो स्विस बैंक में जो पैसा रह रहा है वो तो हमारे देश में आ जाएगा ना सर। ये तो बहुत अच्छी बात। सांसद को खरीदना, एक सांसद को प्रबंधन करना बहुत आसान है, आसान है। अभी जो आपने सही कहा, तो यानी कि अभी जो ये चुनाव हुए हैं, जो नतीजे हैं, इसका मतलब ये जनादेश ये नहीं है, नहीं ये जनादेश है ही नहीं, लोकतंत्र ये है ही नहीं। लेकिन सभी अभी यही लोकतंत्र तो बल्कि कमजोर हो गया, खत्म हो गया। अब जिस मर्जी टीवी चैनलों पे देखिए कि कह रहे हैं कि भाई बीजेपी को जनादेश मिला है। तो इसको क्या माना जाए सर? ये तो क्या है, ये बड़ा सवाल है। मीडिया को क्या कहा जाए? कैसे हम इस बात, लोग तो यही देख रहे हैं, जो देखने वाले लोग हैं वो भी इसी को जनादेश मान रहे हैं। वो तो हर चीज बिकाऊ है ना जी, हर चीज बिकाऊ हो गई। पत्रकार भी बिकाऊ है, नेता भी बिकाऊ है, और यहाँ तक कि जो भी चाहे उनके भाव किसी तरीके से भी हैं, कुछ अलग अलग भाव हैं सब चीज़ों के, और मतदाता का भी भाव है। थोड़े से मतदाताओं का नाटक करवा के जीत जाओ। और ये भी मान रहे हैं कि वाकई तो बिल्कुल जस्टिफाइड है, बहुमत से सरकार बन ही रही है। जनादेश वोट ज्यादा, बहुमत की वो परिभाषा बना लो ना, हम कब कह रहे हैं ज्यादा वोट भी मिल गए, ज्यादा सीटें भी आ गई, तो अब कैसा बहुमत चाहिए? एक कानून बनाने में आपको क्या आपत्ति है? विकास जी, कौन सा बहुमत? अभी ज्यादा वोट भी आया हुआ बीजेपी को, मध्य प्रदेश में ज्यादा सीटें भी आ गई, अब कैसा बहुमत चाहिए? तो कानून बना लीजिए ना आपको। विकास जी, कानून बनाने में क्या आपत्ति है? जब 543 सांसदों के अंदर से 300 साढ़े 300 सांसद ही आपके हैं, ये बात आप तो 3 मिनट में चुटकी बजाओ और कानून बना लो। ये बात बिल्कुल ठीक है। अरे वो एक किसी ने कहा ना, देखा मियाँ, सच बोलने का नजारा, जिधर तू है उधर कोई नहीं है। इस पे मैं एक और चीज कहूँगा। जैसे अभी ये बात हो रही है कि वोट तो ज़्यादा मिल रहे हैं तो यही सत्य बहुमत है या जनादेश है। क्या वोट जो है वाकई लोग जा कर के वोट इसलिए कर रहे हैं कि उनका राइट है, या फिर 5 किलो अनाज पे वोट कर रहे हैं, या फिर एक दारू की बोतल मिल गई इस पे वोट कर रहे हैं, या फिर कुछ पैसे दे दिए इस पे वोट कर रहे हैं? तो मैं बिहार हो गया अपना मतदाता, बिल्कुल बिकाऊ हो गया। तो ये सत्य बहुमत कैसे है? कैसा बहुमत है ये? मैं बिहार के पिछली जो स्टेट का जो चुनाव था मैं उसकी बात बता रहा हूँ। पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं उनके सपोर्ट से रात को जा करके चावल में, आटा में पैसे बांटे गए वोट लेने के लिए, वोटिंग से पहले। तो आप कैसे कह रहे हैं कि ये जनादेश है? जनादेश कैसा जनादेश है? 5,000 में वो अपना, हाँ 5,000 में वो अपना वोट बेच दिए। देखिए, कोई ऐसा कानून नहीं है कि इतना वोट लेके ही आप जीते हुए माने जाओगे, ऐसा तो कोई कानून है नहीं। तो बहुमत ऐसा थोड़ी होता है सर कि कोई पर्टिकुलर वोट चाहिए जीतने आने के लिए, जिसको ज्यादा वोट आ गया वो जीत गया। विकास जी, ये बात आपसे तो जब वोट आ गया वो जीत गया, तो जिसको ज्यादा वोट जिस पार्टी को मिल गए उसका वो सरकार बना दो, उसका बहुमत मान लो। मैं आपकी बात से ये बात को तो मैं समझ गया, लेकिन आपकी जो बात थी कि इसको कानून बना दिया जाए, ये बात है, ये विचार योग्य है। तो सत्य बहुमत का ही विचार है कि सत्य बहुमत पार्टी अगर, बिल्कुल, हम तो उसी समय कानून बना देंगे, उसी समय। लेकिन उससे पहले, सरकार में आने से पहले तो हमें कहीं एक जगह इस बात को स्थापित कर, प्रूव करना पड़ेगा एक बार। तो एक चुनाव के ऊपर जितवा दो चांदनी चौक के अंदर, अपने आप प्रूव हो जाएगा, सारा हड़कम मच जाएगा। तो लोगों को इस भ्रम से निकालने की जरूरत है, लोगों को भ्रम से निकालने की जरूरत है कि ये जनादेश नहीं है, ये रियल जनादेश नहीं है, ये तो समझिए एक तरीके से खरीदा हुआ है। ये खरीदा हुआ क्या की राजनीति है। ये तो इसलिए किया जा रहा है ताकि लोगों को समझ में आए कि सत्य बहुमत जब बनेगी, जीतेगी, तो लोगों के अंदर हड़कंप मचेगा। तब कानून बनाने के दूसरे जो पार्टियां हैं, जो कांग्रेस है, बीजेपी है, इसीलिए चुप है वो। इसलिए वो चुप है कि सोच रहे हैं कि अगर कहीं अगर कानून बन जाए तो हमारा दाल गलेगा नहीं। वशिष्ठ जी का कहने का मतलब ये है कि वो इसलिए वो इस पे कुछ बात नहीं करते हैं कि पूरा उनका पोल खुल जाएगा। हाँ, नहीं कह रहे हो आप? यही बात है, रियलिटी बात है। अच्छा। तो ये सत्य बहुमत पोल खोल कर देंगे। मैं इस पे बात करना चाहूँगा। देखिए, जो कानून बनाने की बात हो रही है, सभी पार्टियों ने क्या कहा कि हम करप्शन को ख़त्म करने के लिए जो भी रेपिस्ट है, मर्डरिस्ट हैं, मर्डर किए हैं या रेप किए हैं, या कोई उन पे इस तरह की धाराएं लगी हुई हैं, उनको हम टिकट नहीं देंगे। आप मेजोरिटी में हो, कानून बना दो इस पे। क्यों नहीं बना रहे हैं? ये तो आसान है बनाना, कि जिस तरीके से किसान बिल आसानी से लाए और आसानी से ख़त्म कर दिए,
उस पर कोई डिबेट नहीं किए, डिस्कशन नहीं किए, तो अब पासिंग वोट से इस पे भी बना लो ना कानून, क्यों नहीं बना रहे हैं? नहीं, अगर बहुमत का ये कानून बन जाए तो ये सारी समस्या अपने आप ही दूर हो बिल्कुल जी, बिल्कुल। लेकिन अब तो अभी बशीर जी ने कहा ना कि सबकी पोल खुल जाएगी सारे नेताओं की, तो चलो नेताओं की पोल खुलेगी, मतदाता तो चाहेंगे ना, मतदाता तो चाहेंगे कि ऐसा ऐसा बिल्कुल कानून बने, मतदाता अंधेरे में रखा हुआ है, बिल्कुल रखा हुआ, और वो रखने का इन सब श्रेय जाता है ये सारे नेताओं, भ्रष्ट नेताओं का। तो ये सत्य बहुमत इस काम को जिम्मेवार है जी, जिम्मेवार नेता ये है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि आज की डेट में सोशल नेटवर्किंग साइट जो है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रेस मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से जो हम लोग परोस रहे हैं, गलत चीज़ों को परोस रहे हैं, उस पर ना ध्यान देकर जो सत्य बहुमत की राजनीति की उस पर हम बात करें, और सही में कहा जाए तो यूटिलाइज भी किया जा रहा है। अब चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र में जो कि हम लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं, वहाँ पर लोगों का अच्छा रुझान आ रहा है, और ये नए नए बातों से लोग गंभीरता से सोच रहे हैं कि सत्य बहुमत एक नई रोशनी के लेकर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर में जागृत होना पड़ेगा, और आ रही है, और जागृत होकर सशक्त होने के लिए सत्य बहुमत को हर हाल में वोट देना ही देना पड़ेगा। 2024 के जब लोकसभा के चुनाव का जब बिगुल बजेगा, तो एक बहुत बड़ा ये कैंपेनिंग का काम होगा, और सत्य बहुमत के लिए हर व्यक्ति को इसमें बिना सोच विचारे करना चाहिए, इस पे अपील करना चाहिए, सबको अपील करना चाहिए, समर्थन देना चाहिए। पोल खोलेगा, सारे नेताओं का पोल खोलेगा, सारे पॉलिटिकल पार्टियों का पोल खोलेगा, और मतदाताओं को सही बात बतानी पड़ेगी, जानकार बनाएगा। ये सत्य बहुमत का है, पक्का वादा इरादा है। और देखिए पूरी चर्चा में बेरोजगारी के ऊपर बहुत बात हुई है, और बेरोजगारी वाकई मैं मानता हूं कि हमारे देश की एक बड़ी भारी समस्या है। हर युवक के लिए, कम से कम हर व्यापारी के लिए बेरोजगारी की एक बड़ी भारी समस्या है। लेकिन मैंने कई चर्चाओं के अंदर ये बात कही है कि जब मैं चांदनी चौक के अंदर चुनाव लड़ूंगा, सत्य बहुमत पार्टी की ओर से उम्मीदवार बनूंगा, तो सत्य बहुमत पार्टी को आप जितवाइए चांदनी चौक के अंदर, और ये जैसे और नेताओं ने इस चुनाव के अंदर गारंटियां दी हैं, तो एक गारंटी मेरी भी नोट कर लो, बिल्कुल, कि चांदनी चौक के अंदर अगर चांदनी चौक में जीतते हैं, जीतना तो है ही, अगर वगर वाला तो कोई शब्द है ही नहीं सत्य बहुमत के अंदर, तो चांदनी चौक के अंदर कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा। बहुत अच्छी, ज्यादा से ज्यादा 3 से 6 महीने के अंदर अंदर हम उसको बेरोजगारी का नोट करके उसका बिल्कुल 100% समाधान हो जाएगा। सर, आप ये कहना चाहते हैं कि चांदनी चौक से अगर सत्य बहुमत जीतेगी तो मतदाता ही जीत जाएगी, किसी की कोई समस्या जीतेगा, हारेगा भी तो भी मतदाता ही हारेगा। बिल्कुल, जिन्होंने सत्य बहुमत को वोट नहीं करा है उसे भी नौकरी मिलेगी, बिल्कुल 100%। फिर तो सर 100%। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि चांदनी चौक को छोड़ो, आसपास के एरिया के क्षेत्र के लोगों को भी हम काम दे देंगे। हम काम देंगे, लेकिन काम के बदले में कोई उसका काम करना पड़ेगा, उसके बदले में उसको जो भी। तो फिर तो चांदनी चौक के मतदाताओं को ये सर 5 किलो फ्री वाला अनाज चाहिए नहीं, कोई जरूरत नहीं है, तो कोई जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है, काम करिए। मतलब लेकिन जो अपंग है या जो अयोग्य है मान लो, उसके लिए कोई अलग प्रबंधन हो जाएगा। कोई ऐसा बीमार है उसको भी हम बीमार थोड़ी रहने देंगे। चांदनी चौक के मतदाताओं ने जब अस्वीकार करेंगे तो सरकार को बिल्कुल ये मैसेज आएगा कि इन्होंने तो मना ही कर दिया 5 किलो अनाज, ये तो नौकरी पे लग गए। तो एक तरीके से कहीं एक शुरुआत हो जाएगी इस बात की, और सबको सोचना पड़ेगा, सारी पार्टियों को। आज जी ये जताया जाता है कि 5 किलो अनाज जो हम आपको दे रहे हैं, ये हम आप पे एहसान कर रहे हैं, ये गलत है। नमक खिला रहे हैं आप हमारे अनाज पे पल रहे हैं, नमक का ये सही नहीं है। तो बहुत अच्छा, मतलब देखिए कहीं ना कहीं लोग ही टैक्स पे कर रहे हैं। जीएसटी कौन, हर कोई पे कर रहा है, हर चीज़ पे जीएसटी लगी हुई है। कोई चीज़ आप खरीदते हैं, एक गरीब भी खरीद रहा है, अमीर भी खरीद रहा है, हर जगह। तो जब लोग ही खरीद करके जीएसटी पे कर रहे हैं और उन्हीं पे पैसे खर्च करने की बात है, तो उन पे एहसान कैसा हो गया? सरकार को एहसान क्या है? मूर्ख बनाया हुआ है। बिल्कुल, ये मूर्ख बना रहे हैं कि 5 किलो हम अनाज दे रहे हैं। तो संदेश चौधरी ने तो गारंटी दे दी कि चांदनी चौक के लोकसभा के मतदाताओं को कोई अनाज की जरूरत नहीं, वो स्वयं नौकरी करेंगे और नौकरी करके अपना जीवन भरण पोषण करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। मैं फिर दोहरा देता हूँ इस बात को, जी कि सत्य बहुमत को जितवाइए और कोई बेरोजगार नहीं रहेगा चांदनी चौक क्षेत्र के अंदर। तो
चलिए, तो बहुत अच्छा, सत्यदेव चौधरी जी की गारंटी और इसी और चाय की चुस्की के साथ और सत्य बहुमत को बढ़ाइए। और सत्य बहुमत जिंदाबाद जिंदाबाद, सत्य बहुमत जिंदाबाद जिंदाबाद, सत्य बहुमत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जी चलिए जी, धन्यवाद।